हेलो दोस्तों, ये जेबी का लीगल का प्रीवियस लास्ट क्वेश्चन का ये लाइव सेशन है। यहाँ पे भी आपको jbsebstudymail.com पे अभी आपको जो कोर्सेज है बहुत भारी डिस्काउंट में मिल जाएगी। 80% ऑफ चल रहा है और ज़्यादा जानकारी के फ़ोन नंबर भी दिया है, फ़ोन भी कर सकते हैं। और अगर हम यहाँ पे देखें जेबी का दो तरह का कोर्सेज है। एक कंप्यूटर स्क्रीन रिकॉर्डेड, जो भी आप वीडियो देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन रिकॉर्डेड है, और जो फेस टू फेस वो होता है जहाँ पे मैं बोर्ड पे आकर पढ़ाता हूँ। वो कोर्स ज़्यादा अच्छी होती है, ज़्यादा पावरफुल होती है, ज़्यादा सेलिंग की होती है और ज़्यादा महंगी भी होती है। कंपेरिजन करें दोनों जगह वीडियो देखिए कोर्सेज, दोनों जगह कैसे स्टडी की वीडियो। यहाँ 6000 सेट क्वेश्चन बैंक है, 13500 क्वेश्चन बैंक है, 15 मॉक टेस्ट है, 30 मॉक टेस्ट है, रिविजन नोट्स यहाँ भी रिविजन नोट है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है वैलिडिटी को लेके, दोनों जगह वैलिडिटी लाइफ लॉन्ग है। पेपर 1 करें, प्रिंसिपल्स करेंगे 400 रुपये 800 रुपये, अकाउंटिंग का यहाँ 500 है, 1000 है, लीगल का 400 है 800 है। तीनों पेपर करेंगे मिला के कॉमो पैक, यहाँ 1000 रुपये और यहाँ है 2000 रुपये। पहला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मैच। इनमें से कौन सा चीज जो मैच नहीं करता वो बताना है। ए ऑप्शन है, ए corresponding न्यू बैंक established अंडर बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट 1970 स्टेट बैंक। बी ऑप्शन है, प्रिंसिपल कोऑपरेटिव बैंक इन डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। सी ऑप्शन है, कोऑपरेटिव सोसाइटी द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ विच इज टू फाइनेंस इट्स मेंबर कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी बैंक विच प्रमोट्स एन आरआरबी स्पॉन्सर बैंक। तो सही ऑप्शन आ जाएगा ए। इसमें बाकी सारे ऑप्शन सही हैं, जैसे ए ऑप्शन गलत है। बाकी जैसे बी ऑप्शन हो गया कि कोऑपरेटिव प्रिंसिपल कोऑपरेटिव बैंक जो होता है डिस्ट्रिक्ट में सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक होता है। बी और सी ऑप्शन जो आपको जैसे दिया हुआ है, कोऑपरेटिव सोसाइटी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होगा, उसको फाइनेंस करना अपने मेंबर को कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी की हेल्प से। बी ऑप्शन है आपका, सी डी ऑप्शन है, बैंक प्रमोट करता है अपना आरआरबी स्पॉन्सर बैंक को। ठीक है, ये सारे ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 2, अंडर प्रोविजन ऑफ सरफासी एक्ट द सिक्योरिटी रिसिप्ट एविडेंसेस। जो प्रोविजन डाला हुआ सरफासी एक्ट में जो सिक्योरिटी रिसिप्ट होता है, एक एविडेंस होता है, एक प्रूफ होता है। क्या चीज का प्रूफ है? ए ऑप्शन है, अनडिवाइडेड राइट और इंटरेस्ट ऑफ द परचेजर इन द सिक्योरिटी। बी ऑप्शन है, अनडिवाइडेड राइट और इंटरेस्ट ऑफ द परचेजर इन द सिक्योरिटी। सी ऑप्शन है, एक्सक्लूसिव राइट और इंटरेस्ट इन द परचेजर इन द सिक्योरिटी। डी ऑप्शन है, एक्सक्लूसिव राइट और इंटरेस्ट ऑफ द सेलर इन द सिक्योरिटी। सही ऑप्शन है ए, अनडिवाइडेड राइट और इंटरेस्ट ऑफ द परचेजर इन द सिक्योरिटी। क्वेश्चन नंबर 3 है, बैंक हैज मेड पेमेंट अक्रॉस द काउंटर ऑफ ए चेक इशूड एज ए क्रॉस चेक एंड द होल्डर क्लेम्स डैमेजेस फ्रॉम द बैंक अंडर विच सर्कमस्टांसेस बैंक इज लायबल। बोलता है बैंक ने यहाँ पे पेमेंट किया है जो है क्रॉस काउंटर पे, जो चेक होता है जो इशू किया गया क्रॉस चेक के रूप में, जो होल्डर क्लेम होगा, जो भी होल्डर उस डैमेज की क्लेम करता है बैंक से, तो इस तरह के सर्कमस्टांसेस में बैंक लायबल होगा। बैंक क्या चीज के लायबल है? ए ऑप्शन है, टू द ड्रॉर ऑफ द चेक। बी ऑप्शन है, टू द ट्रू ऑनर ऑफ द चेक दैट इज होल्डर। सी ऑप्शन है, टू द ड्रॉर एंड ऑल्सो द पे। डी ऑप्शन है, ऑल द अबव। सही ऑप्शन आ जाएगा बी, टू द ट्रू ऑनर ऑफ द चेक दैट इज होल्डर। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए बैंक मेक्स पेमेंट ऑफ द चेक्स ऑन विच लेटर इट इज फाउंड दैट सिग्नेचर्स ऑफ द ड्रॉर आर फोर्ज्ड। बोलते जो बैंक होता है वो पेमेंट करता है दो चेकों का, बाद में पता चलता है कि जो चेक की सिग्नेचर है ड्रॉर का वो फोर्ज किया है, नकली है। तो यहाँ पे आपको जो फर्स्ट अकाउंट है वो क्या है कि कंपनी, और जो दूसरा अकाउंट है वो है ज्वाइंट अकाउंट जो होता है जहाँ पे सिग्नेचर अकाउंट का रियल होता है। ठीक है, पहला अकाउंट जो होता है कंपनी का, दूसरा अकाउंट क्या है? ज्वाइंट है, जहाँ पे सिग्नेचर जो है किसी एक अकाउंट होल्डर का रियल है। ये ऑप्शन क्या है कि बैंक इज लायबल फॉर द फर्स्ट चेक एंड फॉर द हाफ अमाउंट ऑन द सेकंड केस। बी ऑप्शन बैंक इज लायबल फॉर बोथ द चेक। सी ऑप्शन बैंक इज लायबल फॉर द फर्स्ट चेक एंड नॉट लायबल फॉर द सेकंड चेक। जी ऑप्शन है, बैंक इज नॉट लायबल फॉर एनी चेक इफ द पेमेंट इज इन ड्यू कोर्स। सही ऑप्शन है बी, बैंक इज लायबल फॉर बोथ द केसेस। दोनों केसेस में चेक के लिए बैंक लायबल होगा। क्वेश्चन 5, अंडर फेमा द टर्म ऑथोराइज्ड पर्सन मीन्स। जो फेमा के तहत में ऑथोराइज्ड पर्सन का मतलब क्या होता है? ए ऑप्शन ऑथोराइज्ड डीलर्स, मनी चेंजर्स, ऑल बैंक्स। बी ऑप्शन है ऑथोराइज्ड डीलर्स एंड ऑल बैंक्स। सी ऑप्शन ऑथोराइज्ड डीलर्स एंड मनी चेंजर्स। डी ऑप्शन है ऑल द अबव। सही ऑप्शन आ जाएगा सी, ऑथोराइज्ड डीलर्स एंड मनी चेंजर्स। क्वेश्चन नंबर 6, बैंक कैन इशू नोटिस फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट अंडर सरफासी एक्ट व्हेन। बोलते बैंक यहाँ पे इशू करती नोटिस जो इन्फोर्समेंट का सिक्योरिटी इंटरेस्ट का सरफासी एक्ट के अंदर में, कब? ए ऑप्शन है, देयर इज डिफॉल्ट बाय बोरोवर एंड सिक्योरिटी इज इन द पोजीशन ऑफ द बैंक। बी ऑप्शन है, द अकाउंट इज एनपी एंड द सिक्योरिटी इज इन द पोजीशन ऑफ द बैंक। सी ऑप्शन है, द अकाउंट इज सूट फाइल्ड एंड द सिक्योरिटी इज इन द पोजीशन ऑफ द बैंक। डी ऑप्शन है, द अकाउंट इज सूट फाइल्ड एंड सिक्योरिटी इज इन द पोजीशन ऑफ द बोरोवर। सही ऑप्शन आ जाएगा बी, द अकाउंट इज एनपीए एंड सिक्योरिटी इज इन द पोजीशन ऑफ बैंक। क्वेश्चन नंबर 7 है, X appointed Y as his agent to operate his account
and route the business transactions through Y's personal account also. Y misappropriated the proceeds of the check in the name of X but deposited by Y in his personal of a check in the name of X but deposited by Y in his personal account. X sends notice to the bank for negligence and conversion. तो बोलता है कि X ने अपॉइंट किया Y को अपना एजेंट ताकि ऑपरेट कर सके अपना अकाउंट और इस तरीके से बिजनेस राउट कर सके Y की ट्रांजेक्शन्स को Y के पर्सनल अकाउंट से भी, ठीक है। Y ने इस चीज़ को मिस अप्रोप्रिएट किया और जो प्रोसीड्स होता है चेक को जो नाम था X का बट उसको डिपॉजिट किया Y अपने पर्सनल नाम के जो चेक इशू किया मतलब अपने पर्सनल नाम का जो होता है अकाउंट उसमें, और यहाँ पे X ने उसके Y के पर्सनल नाम पे चेक इशू कर दिया और वो डिपॉजिट हुआ था Y की पर्सनल अकाउंट में, जो चेक बना था ना Y की पर्सनल अकाउंट डिपॉजिट हुआ। X को नोटिस भेजा गया बैंक के द्वारा कि नेग्लिजेंस का या फिर कन्वर्जन का। X ने नोटिस भेजा बैंक को नेग्लिजेंस का या फिर कन्वर्जन का। ए ऑप्शन है बैंक इज लायबल फॉर कन्वर्जन एज Y हैज डन समथिंग दैट बैंक शुड नॉट हैव अपेरेंटली। बी ऑप्शन है बैंक इज लायबल सिंस इट इज ए केस ऑफ कन्वर्जन। सी ऑप्शन है बैंक इज नॉट लायबल बिकॉज X हैड गिवन a specific authority to Y to use his personal account also. D option है बैंक इज नॉट लायबल बिकॉज फॉर एजेंट एक्शन द प्रिंसिपल इज लायबल। सही ऑप्शन है सी, बैंक इज नॉट लायबल, बैंक कहीं से भी लायबल नहीं होता क्योंकि X ने बिकॉज X ने हैज गिवन स्पेसिफिक ऑथोरिटी टू Y टू यूज हिज पर्सनल अकाउंट ऑल्सो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विथ रिगार्ड टू डेफर्ड पेमेंट गारंटी। डेफर्ड पेमेंट गारंटी के संबंध में कौन सी बात सही नहीं है ये बताना होगा। ए ऑप्शन है गारंटी इज इशूड नॉर्मली फॉर परचेज ऑफ कैपिटल एसेट्स ऑन लॉन्ग टर्म क्रेडिट फ्रॉम द सप्लायर। बी ऑप्शन है गारंटी इज इशूड इन लिeu ऑफ टर्म लोन एंड अप्रेजल is also done like a term loan. D option है difference between term loan and such guarantee is of outlay of funds. D option है bank records such guarantees in the balance sheet under the term loan in schedule 9 of the bank balance sheet. सही ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी तीनों ऑप्शन सही है, ABC ऑप्शन सही। जहाँ ये बोलता है कि गारंटी जो नॉर्मली इशू होता है परचेज करने के लिए होता है, डेफर्ड पेमेंट गारंटी या DPG हम जिसको बोलते हैं इशू होता है, वो एक तरह की गारंटी होता है जो नॉर्मली इशू किया जाता है परचेज करने के लिए कैपिटल एसेट्स लॉन्ग टर्म क्रेडिट के लिए सप्लायर से। बी ऑप्शन है कि जो गारंटी इशू होता है वो ल्यू करता है टर्म लोन की तरह होता है बेसिकली, जो कि अप्रेजल किया जाता है बिल्कुल टर्म लोन की तरह। जो डिफरेंस होता है टर्म लोन और इस तरह की गारंटी में वो होता है आउटले फंड्स। आउटले फंड्स का मतलब क्या, टर्म लोन में आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है जबकि यहाँ पे पहले कस्टमर खुद अपने अकाउंट से पैसा भेजता है, अगर कस्टमर नहीं भेज पाए तो बैंक पिक्चर मारती है। क्वेश्चन नंबर 9, बैंक X gives a bank guarantee on behalf of one of its customers against some payment to the deposited by the customers in a pending court case. Such guarantee can be classified as, बोलता है बैंक यहाँ पे बैंक X जो है वो एक बैंक गारंटी देता है अपने बिहाफ पे कस्टमर के, ताकि कुछ पेमेंट जो है डिपॉजिट किया जा सके कस्टमर को जो उसका पेंडिंग है कोर्ट केस में। इस तरह की गारंटी को क्लासिफाई किया जाता है। इसमें 4 पॉइंट दिया किस तरह का है वो। ए पॉइंट है फाइनेंशियल गारंटी, बी ऑप्शन है परफॉर्मेंस गारंटी, सी ऑप्शन है डेफर्ड पेमेंट गारंटी, डी ऑप्शन है स्टैच्यूटरी गारंटी। सही ऑप्शन आ जाएगा सी, स्टैच्यूटरी गारंटी बोलते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 10, एज पर फेमा 1999 द टर्म फॉरेन एक्सचेंज डज नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। बोलते हैं जो फेमा का 1999 एक्ट है उसमें जो टर्म फॉरेन एक्सचेंज को मैच नहीं करता है कौन सा चीज़ को। ए ऑप्शन है अमाउंट पेबल इन फॉरेन करेंसी, बी ऑप्शन है डिड इट ड्रॉन इन इंडियन करेंसी बट पेबल इन फॉरेन करेंसी, सी ऑप्शन है डिड इट ड्रॉन अब्रॉड बट पेबल इन इंडियन करेंसी, डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। सही ऑप्शन आ जाएगा डी, नन ऑफ द अबव। इसमें जो बोला कि फेमा 99 के हिसाब से क्या है, 199 के हिसाब से क्या है कि जो फॉरेन एक्सचेंज जो होगा कौन सा चीज़ इंक्लूड नहीं करेगा, तो इसमें सारी चीज़ें जो है वो इंक्लूड करता है कि ठीक है वो, यानी ए पॉइंट जो डी पॉइंट आ गया, यानी कोई भी बात सही नहीं है, मतलब कोई भी बात गलत नहीं है, सॉरी। ध्यान जो ए पॉइंट बोलता है कि अमाउंट जो पे होगा फॉरेन करेंसी में सही है, डी ड्रॉ किया जाएगा फॉरेन करेंसी बट पेबल होगा, डी ड्रॉ होगा इंडियन करेंसी में बट पेबल होगा फॉरेन करेंसी में, ये भी सही है। सी ऑप्शन है कि डी ड्रॉ किया जाएगा अब्रॉड बट पे किया जाएगा इंडियन करेंसी में, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 11, फॉर ए सेक्युरिटाइजेशन कंपनी विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज एप्लीकेबल फॉर देयर कैपिटल एंड कैपिटल एडुकेशन रेशियो। बोलता है सेक्युरिटाइजेशन ऑफ कंपनी के लिए यहाँ पे कौन सी बात जो है या कौन सी कंडीशन जो एप्लीकेबल होगा उसके कैपिटल और उसके कैपिटल एडुकेशन रेशियो के संबंध में। ए ऑप्शन है मिनिमम कैपिटल रुपीज 200 करोड़ एंड कैपिटल एडुकेशन ऑफ 15% ऑफ द फाइनेंशियल एसेट्स एक्वायर्ड बाय द कंपनी। बी ऑप्शन है मिनिमम कैपिटल ऑफ 100 करोड़ रुपीज एंड कैपिटल एडुकेशन 15% ऑफ द फाइनेंशियल एसेट्स एक्वायर्ड बाय द कंपनी। सी ऑप्शन है मिनिमम कैपिटल ऑफ रुपीज 100 करोड़ एंड
capital adequacy ratio of 10% of the financial assets acquired by the company. D option है minimum capital of rupees 200 crore and the capital adequacy ratio of 10% of the financial assets acquired by the company. सही ऑप्शन आ जाएगा बी, मिनिमम कैपिटल ऑफ रुपीज 100 करोड़ एंड कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 15% ऑफ द फाइनेंशियल एसेट्स एक्वायर्ड बाय द कंपनी. क्वेश्चन नंबर 12. To enable the beneficiary to rely on the authenticity and genuineness of the letter of credit, the letter of credit is received by the beneficiary. बोलता है आप इनेबल कर सके बेनिफिशियरी की रिलाई को, जहाँ पे ऑथेंटिसिटी और जो जेन्युइननेस होता है लेटर ऑफ क्रेडिट का, जो यहाँ पर लेटर ऑफ क्रेडिट होता है जो रिसीव किया जाता है बेनिफिशियरी का, वो क्या है. ए ऑप्शन दिया हुआ है थ्रू एडवाइजिंग बैंक, बी ऑप्शन है डायरेक्टली फ्रॉम द इशूइंग बैंक, सी ऑप्शन है फ्रॉम नेगोशिएटिंग बैंक विच इज टू मेक पेमेंट ऑल्सो, डी ऑप्शन है थ्रू कन्फर्मिंग बैंक टू मेक श्योर डेट पेमेंट वुड बी डेफिनेटली रिसीव्ड. सही ऑप्शन आ जाएगा इस केस में ए, थ्रू एडवाइजिंग बैंक, यानी एडवाइजिंग बैंक के थ्रू किया जाता है. क्वेश्चन नंबर 13. In a LC, the documents are to be negotiated in the beginning of a September, which means that documents can be presented for negotiations during. बोलता है जो लेटर ऑफ क्रेडिट होता है जहाँ पे नेगोशिएशन को नेगोशिएट किया जाता है सितंबर की शुरुआत में, इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी डॉक्यूमेंट जो प्रेजेंट की जाती है नेगोशिएशन के लिए उस समय कब ये प्रेजेंट की जाती है. ए ऑप्शन है फर्स्ट वीक, बी ऑप्शन है फर्स्ट 2 days, सी ऑप्शन है फर्स्ट टू 10th days 10th of the month, डी ऑप्शन है फर्स्ट टू 15th of the month. सही ऑप्शन आ जाएगा सी, फर्स्ट टू 10th of the month. क्वेश्चन नंबर 14 है. इफ देयर इज अ कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजन ऑफ फेमा 1999 बाय पर्सन एंड द अमाउंट इज नॉट क्वांटिफाइबल पेनाल्टी कैन बी लेवाइड. बोलता है कि यहाँ पे कॉन्ट्रावेंशन हो जाए अगर जो प्रोविजन है फेमा का 1999 की, कॉन्ट्रावेंशन मतलब आप कुछ बोल रहे हैं और फेमा में कुछ और है, ठीक है, एक दूसरे की बात पटरी नहीं करना, उसे कॉन्ट्रावेंशन बोलते हैं. जब किसी तरह कॉन्ट्रावेंशन हो जाता है प्रोविजन में जो फेमा है 1999 का किसी पर्सन के द्वारा और अमाउंट में जो कि क्वांटिफाइबल नहीं है, तो पेनाल्टी यहाँ पे लेवाई किया जा सकता है, यानी पेनाल्टी लगाया जा सकता है. ए ऑप्शन है अप टू ₹2 लाख, बी ऑप्शन है अप टू द अमाउंट इन्वॉल्व इन सच कॉन्ट्रावेंशन, सी ऑप्शन है अप टू 2 times ऑफ द अमाउंट इन्वॉल्व इन सच कॉन्ट्रावेंशन, डी ऑप्शन है अप टू ट्वाइस द अमाउंट इन्वॉल्व इन सच कॉन्ट्रावेंशन. सही ऑप्शन आ जाएगा अप टू ₹2 लाख. क्वेश्चन नंबर 15 है. ए सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएटेड अंडर सरफासी एक्ट रिक्वायरिंग रजिस्ट्रेशन विद सेंट्रल रजिस्ट्री विद ए पीरियड ऑफ. बोलता है आप सिक्योरिटी इंटरेस्ट जो क्रिएट किया जाता है सरफासी एक्ट में, जहाँ रिक्वायर जरूरी है कि आप रिक्वायर करें रजिस्ट्रेशन सेंट्रल रजिस्ट्री के साथ, तो वो कितने पीरियड के लिए होता है. ए ऑप्शन है 15 days, बी ऑप्शन 30 days, सी ऑप्शन है 45 days, डी ऑप्शन है 60 days. तो सही ऑप्शन है बी 30 days. क्वेश्चन नंबर 16 है. इफ ए बिल ऑफ एक्सचेंज इज डिसऑनर्ड. बोलता है अगर बिल ऑफ एक्सचेंज को डिसऑनर हो गया, तो यहाँ पे आपको 4 पॉइंट बताए हुए हैं, तो बताने कौन से पॉइंट सही है. ए पॉइंट है कि द ड्रॉअर इज लायबल टू द होल्डर, बी पॉइंट है ड्रॉअर्स लायबिलिटी इज सेकेंडरी इफ इट इज एक्सेप्टेड, सी पॉइंट है ड्रॉअर्स लायबिलिटी इज प्राइमरी व्हेन इट हैज नॉट बीन एक्सेप्टेड, डी पॉइंट है ड्रॉई इज लायबल व्हेन ही एक्सेप्ट्स अ बिल और नॉट इन ऑल सर्कमस्टांसेस, विच ऑफ दिस इज करेक्ट. सही ऑप्शन आ जाएगा ए बी सी सही है इसमें. बोलते जहाँ बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हो जाता है तो ए पॉइंट जो बोलता है कि ड्रॉअर यहाँ पे लायबल होगा होल्डर के लिए, ये बात बिल्कुल सही है. बी पॉइंट बोलता है कि जो ड्रॉअर की लायबिलिटी होगी सेकेंडरी होगा अगर वो एक्सेप्ट कर लिया जाता है, ये बात भी सही है. सी पॉइंट है कि ड्रॉअर्स लायबिलिटी प्राइमरी है उस केस में अगर एक्सेप्टेड नहीं किया जाता है. अगर एक्सेप्ट कर लेगा तो ड्रॉअर की लायबिलिटी सेकेंडरी भी हो जाएगी, नहीं एक्सेप्ट करेगा ड्रॉअर की लायबिलिटी प्राइमरी हो जाएगी, तो ये बात भी सही है. क्वेश्चन नंबर 17. विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ चार्जेस ऑन द फॉलोइंग सिक्योरिटी डज नॉट मैच. बोलता है इनमें कौन से जो किस तरह के चार्जेस होती हैं सिक्योरिटीज के ऊपर वो मैच नहीं करती है. ए ऑप्शन है आपको बुक डेप्ट असाइनमेंट, बी ऑप्शन है बैंक डिपॉजिट असाइनमेंट, सी ऑप्शन है इमूवेबल प्रॉपर्टी मॉर्टगेज, डी ऑप्शन है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स प्लेज. सही ऑप्शन आ जाएगा डी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स प्लेज. क्वेश्चन नंबर 18 है. तो 18 में यहाँ पे 4 पॉइंट्स दिया हुआ है, आपको बताना कौन कौन से पॉइंट यहाँ पे सही है. ए पॉइंट है इन एन इक्विटी शेयर इज ए शेयर विच इज नॉट अ प्रेफरेंस शेयर. बी ऑफ पॉइंट आपका ए प्रेफरेंस शेयर इज वन विच गेट्स ए रेगुलर डिविडेंड इन रिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट irrespective of profit position and preference in case of liquidation. C point debenture is document by which a company acknowledges its indebtedness. D point आपका trust receipt is a document in which is an undertaking by the borrower when the goods are released by the bank to the borrower without payment being made by the borrower. ठीक है, तो इसमें बताना कौन से ऑप्शन सही है. सही ऑप्शन आ जाएगा सी ए सी डी सही है, यानी बोलता है जो इक्विटी शेयर होता है वो शेयर है जो कि प्रेफरेंस शेयर से अलग होता है. फिर है आपका सी पॉइंट बोलता है कि डिवेंचर जो होता है डॉक्यूमेंट होता है जहाँ पे कंपनी एक्नॉलेजमेंट करती है अपनी इंडिपेंडेंस. इंडिपेंडेंस बोलता है कि कर्जा लिया हुआ है, कितना कर्जा लिया है वो बता रहा है.
बी पॉइंट है ट्रस्ट, एक ट्रस्ट रिसिप्ट एक तरह का डॉक्यूमेंट होता है जहाँ पे अंडरटेकिंग साइन किया रहता है बोरोवर के द्वारा, जहाँ पे गुड्स को रिलीज किया जाएगा बैंक के साइड से बोरोवर के लिए, बिना कोई पेमेंट के जो बोरोवर करेगा। तो यहाँ पे आपका ABCD सारे ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, बोलते कौन सा स्टेटमेंट सही है वो बताना होगा। ए पॉइंट आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज रिक्वायर्ड बाय पब्लिक कंपनी ओनली एंड नॉट बाय ए प्राइवेट कंपनी। बी पॉइंट बी ऑप्शन आपको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस इज कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी। सी ऑप्शन आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी। डी ऑप्शन आपको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस इज रिक्वायर्ड बाय प्राइवेट कंपनी ओनली। सही ऑप्शन आ जाएगा सी, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, द mortgage in which mortgagor transfers the possession to the mortgage is called mortgagee। ठीक है। इन सच mortgage there is no personal liability of the mortgagor। बोलता है कि जो mortgage का केस आता है जहाँ mortgagor ट्रांसफर करता है पोजीशन किसी mortgage को, mortgage कौन हो गया है, बैंक होगा, mortgage को हम बोलते हैं। उस तरह के mortgage में किसी तरह कोई पर्सनल लाइबिलिटी नहीं होता है mortgagor का। ये ऑप्शन है, कहाँ पे होगा, इंग्लिश देर इज। बी ऑप्शन है mortgage by condition still देर इज नो। सी ऑप्शन है सिंपल mortgage देर इज नो। डी ऑप्शन है यूसी फ्रक्चुरी mortgage देर इज नो। सही ऑप्शन आ जाएगा डी, यूसी फ्रक्चुरी mortgage देर इज नो। क्वेश्चन नंबर 21, ए mortgage when created through an instrument, बोलता है mortgage when created through an instrument in writing called mortgage deed is required to be registered within months if the value of the mortgage money is rupees। बोलता है जो mortgage होता है जो कि क्रिएट किया जाता है किसी के इंस्ट्रूमेंट के द्वारा राइटिंग में, जहाँ पे mortgage deed होता है, उसे जरूरी है कि वो रजिस्टर किया जाए कितने महीनों के भीतर जहाँ वैल्यू जो होती है mortgage की वो कितने रुपये की होगी। ए ऑप्शन है रजिस्टर ऑफ फर्म्स 4 months 100 और मोर। बी ऑप्शन है रजिस्टर ऑफ एश्योरेंसेज 4 months 100 और मोर। सी ऑप्शन है रजिस्टर ऑफ कंपनी 34 months 100 और मोर। डी ऑप्शन रजिस्टर ऑफ एश्योरेंसेज 3 months more than 100। जो सही ऑप्शन आ जाएगा वो हो जाएगा बी, रजिस्टर ऑफ एश्योरेंसेज 4 months 100 और मोर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इज नॉट करेक्ट एज पर LLP एक्ट 2008। बोलता है कि इनमें से कौन सा फीचर जो होता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का वो सही नहीं है एज पर LLP एक्ट यानी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के हिसाब से। ए ऑप्शन है LLP सेपरेट लीगल एंटिटी। बी ऑप्शन है LLP सेपरेट फ्रॉम इट्स पार्टनर। सी ऑप्शन है LLP हैज परपेचुअल सक्सेशन, डेथ ऑफ पार्टनर डज नॉट अफेक्ट द LLP। डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो सही ऑप्शन है डी, नन ऑफ द अबव, यानी इनमें से जो बात है सारी की सारी बात सही है कि LLP एक बिल्कुल सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। बी पॉइंट जो ए ऑप्शन सही है, LLP बिल्कुल सेपरेट लीगल एंटिटी है, सही है। बी ऑप्शन बोलता है कि LLP सेपरेट होता है अपने पार्टनर से, ये भी सही है। सी पॉइंट बोलता है LLP का परपेचुअल सक्सेशन होता है, यानी कोई पार्टनर मर जाएगा तो उसे LLP का कोई असर नहीं पड़ने वाला, ये बात भी सही है। क्वेश्चन नंबर 23, XYZ created equitable mortgage in favor of Bank A on January 14, 2007 not registered, a simple mortgage with Bank B on January 28, 2007 and registered on March 12, 2007 and a simple mortgage with Bank C on February 10, 2007 and registered on February 28, 2007. The priority of mortgage in this case would be the following order। बोलता है कि XYZ ने एक इक्विटेबल मॉर्टगेज रजिस्टर किया है जो कि बैंक ए को फेवर करता है जनवरी 14, 2007 को, जो कि अभी तक रजिस्टर नहीं किया गया। सिंपल मॉर्टगेज जो होता है बैंक बी के साथ जनवरी 28, 2007 को फाइल किया गया और यहाँ पर रजिस्टर्ड किया गया है मार्च 12, 2007 को। और यहाँ जो सिंपल मॉर्टगेज है बैंक सी का जो फरवरी 10, 2007 को किया गया है, जो कि रजिस्टर्ड किया गया है फरवरी 28, 2007 को। यहाँ जो प्रायोरिटी है मॉर्टगेज का इस केस में वो किस फॉलोइंग ऑर्डर में होगा। ए ऑप्शन है बैंक सी, बैंक बी और बैंक ए। बी ऑप्शन है बैंक बी, बैंक सी और बैंक ए। सी ऑप्शन है बैंक बी, बैंक ए, बैंक सी। डी ऑप्शन है बैंक ए, बैंक बी, बैंक सी। सही ऑप्शन आ जाएगा डी, बैंक ए, बैंक बी, बैंक सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, अंडर RTI एक्ट 2005 द इन्फॉर्मेशन कैन बी टेकन इन द फॉर्म ऑफ। बोलता है RTI 2005 में जो इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं किस फॉर्म में ले सकते हैं। ए ऑप्शन है डिस्केट्स और फ्लॉपीज। बी ऑप्शन है टैप्स और वीडियो कैसेट। सी ऑप्शन है प्रिंट आउट्स और इन एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। डी ऑप्शन है ऑल द अबव। तो सही ऑप्शन आ जाएगा ऑल द अबव। इन सभी जगह से आप ले सकते हैं इन्फॉर्मेशन, चाहे डिस्केट्स और फ्लॉपीज हो जाए, चाहे टैप्स और वीडियो कैसेट्स में हो जाए, चाहे प्रिंट आउट्स हो जाए या किसी दूसरी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, सारी बात सही है। क्वेश्चन 25, इन केस ऑफ हैबिटेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट। बोलता है जो हैबिटेशन का संबंध होता है उसमें कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है वो बताना है। ए ऑप्शन इट इज डिफाइंड एज पर सरफासी एक्ट। बी ऑप्शन है द ओनरशिप रिमेन्स विद द बोरोवर। सी ऑप्शन है द पोजीशन रिमेन्स विद द क्रिएटर। डी ऑप्शन है द क्रिएटर हैज द राइट टू डिमांड पोजीशन।
सही ऑप्शन हो जाएगा सी, द पोजीशन रिमेन्स विद द क्रेडिटर। यानी ये जो पॉइंट है, ये जो ऑप्शन दिया हुआ ये गलत ऑप्शन है एक्चुअली। यानी हाइपोथिकेशन के केस में क्या होता है कि ये बिल्कुल सरफासी एक्ट के हिसाब से डिफाइंड है। ऑनरशिप जो होता है बोरोवर के साथ रहता है, जो खरीदार होता है, और यहाँ पे जो क्रेडिटर यानी जो कर्जा दिया है जैसे बैंक हो गया, उसके पास राइट होता है कि डिमांड कर सकता है पोजीशन को लेने का अगर उसका लोन रिपे नहीं हुआ तो। क्वेश्चन नंबर 26, वेयर फोर्ज्ड नोट्स और काउंटरफिट करेंसी हैज बीन यूज्ड एज जेन्युइन, रिकॉर्ड ऑफ सच ट्रांजैक्शंस इज रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन्ड इफ अमाउंट ऑफ सच ट्रांजैक्शंस इज। बोलता है जहाँ पे फोर्ज्ड नोट और काउंटरफिट करेंसीज होता है तो वहाँ पे जरूरी है कि उसे मेंटेन किया जाए, जेन्युइन मेंटेन किया जा रहा है। तो जहाँ पे फोर्ज्ड नोट है, काउंटरफिट करेंसीज है जिसको कि यूज किया जा रहा है जेन्युइन तरीके से, रिकॉर्ड इस तरह का ट्रांजेक्शन को जरूरी है कि मेंटेन किया जाए। जहाँ पे इस तरह का ट्रांजेक्शन को जो अमाउंट है कितना, ए ऑप्शन है 50,000 और अबव, बी ऑप्शन है 1 लाख रुपीज 1 लाख और अबव, सी ऑप्शन ₹10 लाख और अबव, डी ऑप्शन ऑल ट्रांजेक्शन रिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट। भाई सीधा सा बात है, नकली नोट आएगा या काउंटरफिट करेंसी आएगा तो आपको चाहे ₹1 का भी हो तो उसको भी आप मेंटेन करेंगे ट्रांजेक्शन को, उसको भी रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। ऑल ट्रांजेक्शंस ऑफ रिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट, ठीक है, यानी डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 27, विच अमंग द फॉलोइंग कैन नॉट बी डीम्ड टू हैव टू बी ए कंटिजेंट क्रेडिट फैसिलिटी। बोलते हैं इनमें से कौन सा जो फॉलोइंग चीज है उसको आप डीम नहीं कर सकते कंटिजेंट क्रेडिट फैसिलिटी के रूप में। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है लेटर ऑफ क्रेडिट, बी ऑप्शन है बैंक गारंटी, सी ऑप्शन है कोऑपरेटिव को एक्सेप्टेंस, डी ऑप्शन है ओवरड्राफ्ट इज नॉट अवेल्ड। सही ऑप्शन आ जाएगा डी, ओवरड्राफ्ट इज नॉट अवेल्ड। क्वेश्चन 28 है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स। बोलता है जो कंटेक्स्ट होता है पार्टनरशिप फर्म्स का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। इनमें से कौन सी बात सही नहीं है वो बताना होगा। ए ऑप्शन है पार्टनरशिप आर रजिस्टर्ड विथ रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स एंड नॉट द पार्टनरशिप डीड्स। बी ऑप्शन है रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स इज नॉट कंपल्सरी, इट इज ऑप्शनल। सी ऑप्शन है आपका रजिस्टर्ड फर्म हैव सर्टेन एडवांटेज ओवर अनरजिस्टर्ड फर्म। डी ऑप्शन है नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म एडवर्सली अफेक्ट द कैपेसिटी ऑफ द पार्टनर्स टू कैरी ऑन द बिजनेस। तो सही ऑप्शन आ जाएगा वो हो जाएगा डी, नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म एडवर्सली अफेक्ट द कैपेसिटी ऑफ द पार्टनर्स टू कैरी ऑन द बिजनेस। सही ऑप्शन है डी। क्वेश्चन नंबर 29, इफ ए पर्सन सीक्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए पब्लिक ऑथोरिटी, अगर कोई पर्सन इंफॉर्मेशन निकालना चाहता है किसी पब्लिक ऑथोरिटी से, ए ऑप्शन है ही हैज टू गिव रीजंस फॉर सीकिंग द इंफॉर्मेशन, बी he has to give reasons for seeking the information, C if the information are given it can help in quick disposal of the request for information, D option है information cannot be provided by the public authority without knowing the reasons for seeking information। सही ऑप्शन आ जाएगा बी। इसका मतलब ये हो गया कि पब्लिक कोई पर्सन है जो चाहता है इन्फॉर्मेशन निकालना पब्लिक ऑथोरिटी से, तो उसको कोई जरूरी नहीं है कि कोई अपना वैलिड रीजन देना होगा इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए, एंड बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 30, Under Prevention of Money Laundering Act 2002, which of the following can prescribe the nature of records to be maintained by the bank। बोलता है जहाँ पे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 का, तो यहाँ पे कौन सा चीज है जो प्रेस्क्राइब करता है नेचर ऑफ रिकॉर्ड्स के लिए जो कि मेंटेन करना होगा बैंक को। ए ऑप्शन है आरबीआई एंड स्टेट गवर्नमेंट, बी ऑप्शन है सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, सी ऑप्शन है सेबी एंड आरबीआई, डी ऑप्शन है सेबी एंड स्टेट गवर्नमेंट। सही ऑप्शन हो जाएगा सी, सेबी एंड। यहाँ पे जो जीआईबी कोर्स का जो पैकेज अभी डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहा है, एकदम डिस्काउंटेड प्राइस में 80% ऑफ में है। यहाँ पे अगर आप जीआईबी का जो वीडियो कोर्स का पैकेज देखेंगे उससे वीडियो लेक्चर कोर्सेज होगा, अकाउंटिंग का केस स्टडी या न्यूमेरिकल का वीडियो होगा, लीगल का सिचुएशन एनालिसिस का वीडियो होगा, 13,500 क्वेश्चन बैंक के नोट्स पीडीएफ में और 30 मॉक टेस्ट होंगे। दो तरह के जीआईबी के कोर्स है कि पीपीटी वीडियो कोर्स, जो कि अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ जैसे आप देख रहे हो कंप्यूटर स्क्रीन रिकॉर्डेड है, वो होता है पीपीटी वीडियो कोर्स, ठीक है, जिसमें जीआईबी का प्रिंसिपल से लीगल करेंगे उसका दाम है 400 रुपये, जीआईबी का अकाउंटिंग करेंगे उसका दाम है 500 रुपये, जीआईबी का कॉम्बो पे करेंगे यानी तीनों पेपर एक साथ करेंगे दाम 1000 रुपये। फेस टू फेस वीडियो कोर्स करेंगे जिसमें मैंने अभी बोर्ड पे आके पढ़ाया, समझाया, बताया, ज़्यादा अच्छा लगेगा, ज़्यादा समझ में आएगा, ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा सेलिंग का है और ज़्यादा पावरफुल कोर्स, ज़्यादा रिजल्ट भी आता है। अगर आप वो कोर्स करते हैं ज़्यादा जीआईबी का प्रिंसिपल्स हो या लीगल उसका दाम है 800 रुपये, जीआईबी का अकाउंटिंग उसका दाम है 1000 रुपये और जीआईबी का कॉम्बो पे करेंगे दाम है 2000 रुपये। ज़्यादा जानकारी के लिए फोन भी कर सकते हैं, फोन नंबर है 4x9685127, दूसरा नंबर है 7827546946। वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, वेबसाइट हो जाएगा www.jibstudymaterial.com, ईमेल आईडी हो जाएगा sirsenamuthu3@gmail.com। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है, ठीक है, थैंक यू।